हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईएमई स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, 2 क्लास पहले हो चुकी थी अपनी ईडीएम की। मैंने तरीका बता दिया था किस प्रकार से ईडीएम पढ़ेंगे। ठीक है, आज तीसरी क्लास है और इस क्लास में देखो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, लगभग 3 महीनों का वक्त है आपके पास प्री पास करने के लिए। ठीक है, तो लगभग 51 क्लास लेने वाला हूँ मैं। इसके साथ में ही वन वर्ड की क्लास लूँगा आपके, और उसके साथ में एंटोनिम सिनोनिम्स फ्रेजल वर्ब्स सब कुछ वोकेबलरी यहाँ से कंप्लीट करवाऊँगा। तो आज तीसरी क्लास है, आज थोड़े ज़्यादा ईडीएम करेंगे हम। पीछे वाली क्लास में केवल 5 ईडीएम हो पाए थे। आज मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 10 ईडीएम एक क्लास में ख़त्म करें। ठीक है, और सबका मैं ओरिजिन बताऊँगा आपको। ठीक है, आज मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं जो इंग्लिश होती है उनकी और एग्जाम्पल्स है वो साथ में टाइप करके लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि ऐसे लिखवाने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। बहुत समय, और समय ही ज़रूरी है बेटा बचाना। ठीक है, समय की कीमत आप लगा ही नहीं सकते हो। समय की कोई कीमत नहीं होती है, इसीलिए टाइम बचाने के लिए एक क्लास में कम से कम 10 ईडीएम करेंगे और साथ में उनके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो शुरू करते हैं क्लास को। 10 हो चुके थे। ए डक इन थंडर स्ट्रॉम, आगे वाला इडियम है ए डक इन थंडर स्ट्रॉम। स्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? थंडर स्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? भयानक तूफान। भयानक तूफान। ठीक है, वैसे थंडर स्ट्रॉम का मतलब बादलों से भरे तूफान को थंडर स्ट्रॉम बोला जाता है, भयानक तूफान। और डक का मतलब होता है बतख। बतख, बतख। ठीक है, डक का मतलब क्या होता है? बतख। ए डक इन थंडर स्ट्रॉम, एक बतख किसी तूफान में फंस जाती है तो उसको कैसा लगेगा। ठीक है, इस ईडियम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। और ये कोई बेटा इसकी कोई कहानी नहीं है, इसको आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, ए डक इन थंडर स्ट्रॉम, तो कैसा लगेगा उस डक को? ठीक है, अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। ठीक है, इतना मतलब कहने का मतलब आशावादी नहीं रहेगी, वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। तो देखो इसका मतलब क्या है, समवन वू लुक्स सैड, कोई भी व्यक्ति अगर उदास दिखता है उसके लिए ए डक इन थंडर स्टॉर्म, कि डक किस में फंस गई? तूफान में फंस गई, इसका मतलब समस्या में है, वो थोड़ी सैड दिख रही है, डिजेक्टेड और होपलेस, बिना आशा रहित। ठीक है, कोई आस नहीं होती उनके पास, सैड दिखती है, उदासीन दिखती है। ठीक है, तो इसको याद करने का बेस्ट वे बता दिया है मैंने, किस तरीके से याद करोगे कि डक किस में फंस गई है? तूफान में फंस गई है, तो अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। ठीक है, और कैसी दिखाई देगी? दुखी, सैड दिखाई देगी। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम क्रेश्ड, जब कंप्यूटर सिस्टम क्रेश्ड हो गया। द इंटर्न लुक्ड लाइक ए डक इन थंडर स्ट्रॉम, जहां पे वो काम करने वाले कर्मचारी थे, जितने भी कर्मचारी थे वो कैसे दिख रहे थे? बिल्कुल उदासीन, सैड दिख रहे थे बेटा, डक की तरह। तो ये याद हो गया, ए डक इन थंडर स्ट्रॉम, इसका मतलब समवन हु लुक्स सैड, उदासीन दिखना, डिजेक्टेड, ठीक है, बिल्कुल हताश दिखना, और होपलेस, बिल्कुल आशा रहित दिखना। एनी प्रॉब्लम? यहां पे अपना 11वां एडीएम खत्म हो चुका है, आगे चलते हैं। 12, ए फार क्राई फ्रॉम, इसको भी आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। क्यों? ए फार का मतलब होता है दूर, फार का मतलब क्या होता है? दूर, और क्राई का मतलब क्या होता है? रोना, रोना। ए फार क्राई फ्रॉम, अब कोई व्यक्ति है, 10-15 व्यक्ति एक झुंड में रहते हैं, इकट्ठे एक साथ रहते हैं, कहीं पे गए हुए हैं, टूर पे गए हुए हैं, या मान लो एक जगह बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, उनमें से अलग निकल जाता है और दूसरी जगह अलग जाके रोने लग जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? वो एक तरीके से अलग ही दिख रहा है। ठीक है, झुंड में नहीं है, 9 लोग एक जगह बैठे हुए हैं और वो अकेला व्यक्ति अलग बैठा हुआ है, रो रहा है अलग बैठा बैठा। ठीक है, तो इसका मतलब कैसा रहेगा? वो वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग दिखेगा, क्योंकि 9 तो एक जगह है और वो अकेला दूर जाके रो रहा है। इसका मतलब वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग और समवन, किसी से अलग दिखाई देना,
अलग, बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देना। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस बजट होटल इज फार क्राई फ्रॉम द लग्जरियस रिजॉर्ट वी स्टेड एट लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर हमने जिस रिजॉर्ट में रुका था, जिस होटल में रुका था ना, उससे अब की बार ये क्या हो रहा है, एकदम अलग दिख रहा है। मतलब संभव ही नहीं है, दोनों में मेल कर ही नहीं सकते हम। अब याद कैसे रखेंगे? याद करने के लिए मैंने बता दिया है कि फार का मतलब दूर और क्राई का मतलब रोना, कि 10 व्यक्तियों का एक झुंड था, उसमें एक व्यक्ति अलग निकल जाता है और दूर जाके रोने लग जाता है, इसका मतलब वो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। एनी प्रॉब्लम? फार क्राई फ्रॉम, ये क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल। बेटा बैक शब्द है ना, बैकन से आया, बैकन। बैकन का मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, इस ईडीएम की उत्पत्ति बता रहा हूं मैं, कहां से आया है, किस तरीके से ईडीएम के रूप में प्रयोग होने लगा है, एट वंस बैक एंड कॉल। ठीक है, तो पहले क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्तियों में आपस में मित्रता होती थी, गहरा संबंध होता था, तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को इशारा कर देते कि इस प्रकार से कर तू। ठीक है, तो वहीं से ये ईडीएम निकल के आया, एट वंस बैक एंड कॉल। बैक का मतलब इशारा करना, लिखोगे यहां पे। तो इशारा करके किसी को बुला रहा है, इसका मतलब जैसे वो कहेगा वैसे वैसे करेगा। ठीक है, किसी के इशारे पे चलना, किसी के कहे पे चलना, मतलब उस जो जैसे कहता है ना वैसे वैसे करेगा। तो देखो, देखते हैं, ऑलवेज, हमेशा, रेडी टू डू वाट एवर समवन आस्क, जो भी वो व्यक्ति उससे कहता है उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहता है कि तू मेरे को कह। कहने का मतलब गुलामी करना किसी की। ठीक है, जैसे जैसे कोई कहता है वैसे वैसे उसके कहे अनुसार करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं, द wealthy landowner had an army of servants at his back and call। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या? याद करने का तरीका मैंने बता दिया है, बैक का मतलब इशारा करना, बैकन से आया है ये शब्द, और किसी के कहे अनुसार चलना। ऑलवेज रेडी टू डू वाट एवर समवन आस्क। कोई दिक्कत? आगे वाला देखो, इसमें दो आ गए। 14वें नंबर का, एन एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब होता है अग्नि परीक्षा। गुरुजी ये तो थोड़ा सरल ही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो बताऊंगा। ठीक है, पहले के ज़माने में व्यापारी हुआ करते थे, और व्यापारी सोने की खरीदारी करते थे। तो व्यापारी क्या करते थे, उस सोने के ऊपर एक काला पत्थर रगड़ते थे। ठीक है, और फिर उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड डालते थे। तो उससे पता चल जाता था, अगर वो काला चिन्ह उस सोने के ऊपर से मिट जाता था, इसका मतलब उसमें मिलावट होती थी सोने में। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड इसी से बन के आया है एसिड टेस्ट। तो नाइट्रिक एसिड डालते थे और सोने की शुद्धता की जांच करते थे। अगर वो चिन्ह नहीं मिटता था तो वो समझ जाते थे कि सोना शुद्ध है। लेकिन अगर वो चिन्ह मिट जाता था, वो काला काला चिन्ह मिट जाता था, तो वो समझ जाते थे कि सोने में क्या है, मिलावट है। तभी से ये इडियम प्रयोग में लाने जाने लगा है कि एसिड टेस्ट, अग्नि परीक्षा, समथिंग दैट प्रूव्स दैट ट्रू क्वालिटीज, कोई अपनी सच्ची क्वालिटी को प्रूव कर दे। क्योंकि सोना क्या करता था, अपनी सच्ची क्वालिटी प्रूव करता था वहां पे कि मैं 100% शुद्ध हूं। ठीक है, मेरे में किसी की मिलावट नहीं है। इसीलिए वहां से ही ये ईडीएम निकल के आया, एसिड टेस्ट। अपनी क्वालिटीज प्रूव कर दे, अपनी वैल्यू, सक्सेस ऑफ समवन एम समथिंग, और उसमें सफल हो जाए। ठीक है, जब वो सोने का टेस्ट करते थे उसमें सोना सफल हो जाता था तो वो तुरंत खरीद लेते थे उसको। उसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर अपनी क्वालिटी, अपनी वैल्यू और अपनी सक्सेस को प्रूव करना है तो एसिड टेस्ट देना पड़ेगा। कहने का मतलब तुम्हारा भी एसिड टेस्ट है, अगर सीजीएल पास करनी है तो एसिड टेस्ट है, ये अग्नि परीक्षा आपकी। आगे वाला देखो, 15वां, ऑल आइज फॉर एन आइज। ऑल आइज फॉर एन आइज, पुराने समय में बेबीलोन में, अब उस राजा का नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इतना बता देता हूं कि पुरानी सभ्यताओं में बेबीलोन में एक राजा हुआ था। उस राजा ने एक रणनीति चलाई थी अपने राज्य में। क्या रणनीति चलाई थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की आंख फोड़ता है तो उसके बदले में उसी व्यक्ति को यही सजा मिलनी चाहिए कि उसकी भी आंख फूटनी चाहिए। तो टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। ठीक है, ऑल आइज फॉर एन आइज।
ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की आंख फोड़ देता था तो उसको सजा यही मिलती थी कि इसकी भी आंख फोड़ी जाए। वहीं से ये ईडियम निकल के है, ऑल आइज फॉर एन आई, आंख के बदले में आंख। ठीक है, तो बेबीलोन में राजा की कहानी से याद रखना है कि राजा ने कौन सी रणनीति चलाई थी कि आंख के बदले में आंख, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एन एसिड टेस्ट हो गया, ऑल आइज फॉर एन आइज, ये भी अपना ईडियम कंप्लीट हो गया है। बेटा ये तो ए लेटर पे ही चल रहे हैं, ए लेटर पे 150 करेंगे कम से कम, 150। कहने का मतलब 26 अल्फाबेट है, 26 अल्फाबेट से लगभग 3000 ईडियम तो होंगे, और सब का ऐसे ही मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं आपको। केवल क्लास को ध्यान से देखना है, अगर सुन भी ध्यान से लोगे ना तो भी ये याद हो जाएगा। जैसे ये आपके सामने आता है ऑल आइज फॉर एन आइज, तुरंत याद आ जाना है कि बेबीलोन में राजा क्या करता था, ऐसी रणनीति चलाता था कि आंख के बदले में आंख, मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। एट वंस, एट वंस, एट वंस का मतलब क्या है? इमीडिएटली, तुरंत, एक ही झटके में। ये तो याद हो जाएगा, इसमें तो कोई मेरे को नहीं लगता है कि आपको समस्या होने वाली है। एट वंस, इमीडिएटली, तुरंत। सी ग्रेजुएटेड, गॉट ए जॉब एंड गॉट मैरिड ऑल इन जून। अब देखो बेटा, वंस की जगह जून आ गया, ठीक है। एट ऑल इन जून, सब कहां पे हो गई? जून में। ग्रेजुएशन भी हो गई, जॉब भी प्राप्त कर लिया, और शादी भी हो गई। ऑल एट वंस होना चाहिए, एट जून होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां पे एट का लेना बेटर रहेगा। ऑल एट जून, सब किस में हो गई? एक ही साथ हो गई, एक ही झटके में हो गई कि ग्रेजुएशन भी हो गई, जॉब भी मिल गई, और मैरिज भी हो गई, ठीक है, शादी भी हो गई। एट जून। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत? सब ऐसे ही याद करने। और अब क्या करेंगे हम, क्लास खत्म करने से पहले, ठीक है, इनका सबका एक बार रिवाइज करेंगे। सोलह हो गए अपने, 70वां देखो। ए फ्लैश इन द पेन, पेन का मतलब क्या होता है? लिखवा देता हूं मैं आपको, जगह नहीं है ऊपर, दिख तो रहा ना? हाँ ठीक है। पेन का मतलब होता है कढ़ाई, कढ़ाई। जो इस प्रकार का पोट होता था ना अपना, इसमें है क्या कोई आकृति? नहीं है। ये हो सकता है, नहीं। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का पोट होता है, ये, इसको पैन बोलते हैं बेटा, कढ़ाई जिसमें खाने पीने की सामग्री बनाई जाती है, उसको पैन बोलते हैं। और फ्लैश का मतलब होता है चमक। मोबाइल फ़ोन में फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट, वो चमक, चमका मारती है एक, ठीक है, चमक चमक, उसी से, इसी शब्द का मतलब है फ्लैश, चमक, फ्लैश, चमक। और ये तो यूं याद होगा आपको, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। पुराने समय में आर्मी में क्या होती थी, एक फ्लाई लॉक या फ्लिंट लॉक वाली बंदूकें हुआ करती थी। तो उन बंदूक के ऊपर क्या हुआ करता था, एक कड़ाई आकार का छोटी सी आकृति बनी होती थी, पेन आकार की आकृति बनी होती थी, ठीक है। अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हो गए हैं बेटा, लेकिन पुराने समय की बात बता रहा हूं मैं। सोल्जर्स के पास क्या हुआ करती थी, बंदूक हुआ करती थी, फ्लिंट लॉक वाली बंदूक हुआ करती थी। और उस बंदूक के ऊपर, ट्रिगर के ऊपर एक ऐसी कड़ाई आकार की आकृति बनी होती थी, उसमें थोड़ा बारूद डाला जाता था, ठीक है। और बारूद डाल के उस बारूद को जलाया जाता था, तो चमका होता था। और उस बारूद को जलाने से वो चमक, वो चिंगारी कहाँ तक पहुंचती थी, उस बंदूक में मैन बारूद तक पहुंचती थी, जहां पे ओरिजिनल बारूद होता था वहां तक पहुंचती थी, ठीक है। तो होता क्या था कि कभी कभी जो वो कढ़ाई वाला बारूद था वो जल के थोड़ा सा चमका उत्पन्न करता था, वो थोड़ा चमका उत्पन्न कर देता था। और कभी कभी वो मेन बारूद जो बंदूक में ओरिजिनल बारूद होता था उस तक पहुंच ही नहीं पाता था।
तो इसका मतलब पूरा काम व्यर्थ में चला गया। ठीक है, थोड़ी चमक तो हुई लेकिन वो मैन बारूद जल नहीं पाया। उसी से ये इडियम बना है ए फ्लैश इन द पैन, कि पैन में क्या हुई, चमक तो हुई लेकिन बारूद तक चिंगारी नहीं पहुंच पाई। उसी से इडियम बना है समथिंग दैट अपियर्स सक्सेसफुल। लगता तो ऐसा था कि बारूद जल गया है, अब बंदूक चलने वाली है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता था कि बारूद तो जलती थी लेकिन गोली नहीं निकलती थी, क्योंकि मैन बारूद तक वो चिंगारी पहुंच ही नहीं पाती थी। ठीक है, तो समथिंग दैट अपियर्स सक्सेसफुल, कुछ सफलतापूर्ण तो लगता था, दिखने में तो लग रहा था कि सफलता मिल गई है। इंप्रेसिव, थोड़ा लुभावना भी लगता था, इंप्रेसिव लगता था, प्रभावशाली लगता था, क्योंकि वो चमक भी ऐसे लगता था अपने को कि हमने जला दिए चमक, चिंगारी पहुंच जाएगी और वो बंदूक चलने वाली है अब। ठीक है, इंप्रेसिव इनिशियली, शुरू में तो ऐसा लगता था, बट क्विकली फेड्स, लेकिन फिर क्या हो जाता था, बिल्कुल साफ, और फेल्स टू सस्टेन इट्स सक्सेस, और फिर बाद में उसको सफलता नहीं मिलती थी, वो चमक उत्पन्न करके ही वहीं पे ही समाप्त हो जाता था। ठीक है, इसका मतलब होता है टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए। दूसरा मीनिंग है ये इसका, दूसरा मीनिंग है टेम्परेरी। समझ में आया? इसको तो कभी भूलना भी नहीं है, ये इडियम तो जिंदगी में याद रहना चाहिए आपको। यही क्या, सारे के सारे ऐसे ही याद रहेंगे बेटा, हर इडियम की कहानी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ। पुराने समय में फ्लिंट लॉक वाली बंदूकें हुआ करती थी, उनके ट्रिगर के ऊपर एक कड़ाई आकार की आकृति बना, छोटी आकृति बनी हुई रहती थी। उस आकृति में बारूद बारूद डाला जाता था कि मैन बारूद को क्या मिल जाए, चिंगारी मिल जाए। वो बारूद जलता था, थोड़ी फ्लेश उत्पन्न करता था, चमक उत्पन्न करता था, लेकिन कभी कभी क्या होता था, वो चमक उत्पन्न करके मैन जो बारूद है उस तक चिंगारी नहीं पहुंचा पाता था। ठीक है, तो बंदूक चलती नहीं थी। तो इसका मतलब शुरू में तो अपने को लगा कि ये जल गया है और बंदूक चलने वाली है, लेकिन बाद में क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। कोई दिक्कत? ए गुड हैंड, ए गुड हैंड, ये ईडियम 18वें नंबर का ईडियम है, और इसकी भी मैं कहानी बताता हूं कि आप ताश के पत्ते खेलते हो, खैर कभी समय मिल जाता है तो मैं भी खेल ही लेता हूँ, देख लेता हूँ। खेलना तो मेरे को आता नहीं है लेकिन देख लेता हूँ, जो खेलते हैं उनको देख लेता हूँ। तो गुड हैंड का मतलब होता है पत्ते, जब जिसके पास ये वो पत्ते देते रहते हैं, 4-5 शायद कितने बैठते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन 4-5 जितने भी बैठते हैं उनको पत्ते बांट देते हैं, और पत्तों में जिनके पास अच्छे पत्ते आते हैं ना, उनको ऐसा बोला जाता था गुड हैंड है भाई, ये इसके हाथ में बाजी है, ये सब कुछ कर सकता है, इसका हाथ अच्छा है, इसके अच्छे पत्ते आए हैं। ठीक है, एस इसके पास है, किंग इसके पास है, क्वीन इसके पास है, जैक इसके पास है, इसका मतलब गुड हैंड है, अच्छा आदमी है। ठीक है, ये जो चाहे वो कर सकता है। इसका मतलब हो गया मैनेज्ड और केयर्ड फॉर विथ ग्रेट अटेंशन, स्किलफुल, इसका मतलब स्किलफुल, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कुछ करने की, स्किलफुल है वो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू शेफ, शेफ होता है जो खाना बनाने वाला, द न्यू शेफ हैज गुड हैंड इन द किचन, वो हमारे किचन के लिए क्या है, गुड हैंड है, अगर वो आएगा तो सब कुछ संभाल लेगा, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। कोई दिक्कत? 18 इडियम हो चुके हैं, 2 इडियम और करेंगे। ए हरक्यूलियन टास्क, ये भी अच्छा इडियम है, इसको भी कभी जिंदगी में नहीं भूलना है। इसकी भी मैं कहानी बता देता हूँ आपको, रिवाइज करते रहना है, भूलना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे क्लास देखने के बाद में आपको याद नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, किस प्रकार से याद रखेंगे, तो बेटा एक बार दोबारा से क्लास को देखना है, चाहे 2x पे ही देखो लेकिन क्लास को दोबारा देखना है। ए हरक्यूलियन टास्क, ग्रीस में एक हरक्यूलियस नाम का राजा मान सकते हो या कोई व्यक्ति मान सकते हो, उसकी भिड़त हो जाती है बेटा, जो हमारा इंद्रदेव है ना, जो बारिश का राजा है, उससे उसकी भिड़त हो जाती है, टक्कर हो जाती है, युद्ध हो जाता है। तो इंद्रदेव क्या करता है, इस हरकुलिस नाम के व्यक्ति को 12 टास्क देता है, जिन्हें हरकुलियन टास्क बोला जाता है। 12 टास्क देता है, 12 टास्क का मतलब 12 काम बताता है उसको कि ये 12 काम करने, इतने कठिन काम थे वो बेटा, इतने कठिन काम थे, मतलब नॉर्मल व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता था। लेकिन इस हरक्यूलिस ने क्या कर लिए थे,
उन काम को कंप्लीट कर लिया था। तभी से ये ईडीएम निकल के आया है कि हरकुलियन टास्क, इसका मतलब कठिन कार्य, क्योंकि उसके लिए टास्क ऐसे थे कि कभी शेर से लड़ना पड़ता था, कभी क्या करना पड़ता था। अगर कभी मौका मिले इस एक ईडीएम को याद करने के लिए, आपको मौका मिले तो हरकुलिस नाम से एक मूवी है, या तो यूट्यूब पे मिल जाएगी या कहीं से भी सर्च करके देख लेना आप। उसमें क्या क्या काम देते हैं 12, हालांकि एग्जैक्ट तो मेरे को भी पता नहीं है कि कौन कौन से काम थे, लेकिन एक दो याद है मेरे को कि एक तो एक इतना भयानक शेर होता है, जंगल का सबसे खतरनाक शेर होता है, उस शेर को मारने का टास्क दिया जाता है। ठीक है, तो वो सब 12 टास्कों को पूरा कर लेता है, उस मूवी को देखने से आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको ईडीएम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ईडीएम ए हरकुलियन टास्क, इसका मतलब ए जॉब और अंडरटेकिंग दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बेटा, बहुत ज़्यादा कठिन है, इसी के लिए इस हरकुलियन टास्क का प्रयोग किया जाता है। क्लीनिंग आउट दैट अटीक आफ्टर 50 years ऑफ एक्यूमुलेशन प्रूव्ड टू बी ए हरकुलियन टास्क, इतने दिनों के बाद में उसको क्लीन विलिंग करना, वरना ये कैसा है, एक हरकुलियन टास्क, बहुत कठिन कार्य है ये। एट होम, एट होम, आप घर से बाहर हो, कैसा महसूस करोगे, अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। अगर आप घर के अंदर हो तो कैसा महसूस करोगे, अच्छा महसूस करोगे। घर के अंदर जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, घर में हमारे को सोने के लिए बढ़िया बिस्तर मिल जाते हैं, सब कुछ घर में, सब कुछ व्यवस्थाएं रहती है। तो अगर एट होम, घर पे हो, तो कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड, तो आरामदायक स्थिति में रहते हैं कि घर पे तो ठीक ही है हम। ठीक है, ही ऑलवेज फील्स एट होम बाई द सी, वह सी के किनारे, समुंदर या समुद्र में कभी भी शेयर करने के लिए जाता है, कभी भी यात्रा करने के, ट्रेवल करने के लिए जाता है, तो हमेशा घर की तरह एक कंफर्टेबल स्थिति को महसूस करता है। इट्स हिज फेवरेट प्लेस टू रिलैक्स, क्योंकि वह उसका फेवरेट प्लेस है, फेवरेट स्थान है रिलैक्स करने का, आराम करने का, इसीलिए घर की तरह महसूस करता है, वो कंफर्टेबल महसूस करता है। 20 के 20 ईडीएम आपको याद करवा दिए मैंने। ठीक है, इनमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। ए डक इन थंडर स्ट्रॉम, थंडर स्ट्रॉम में डक कैसा महसूस कर रही है, सैड, डिजेक्टेड। ठीक है, अनकंफर्टेबल। और दूसरा देखो 12वें नंबर का, ए फार क्राई फ्रॉम, 10 आदमियों के झुंड से एक अलग जाके रो रहा है, इसका मतलब वेरी डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। 13वें नंबर का देखो, एट वंस बैक एंड कॉल, बैक का मतलब इशारा करना, इशारा करके किसी से काम करवा रहे हैं, इसका मतलब अपन कह रहे हैं जैसा जैसा वो कर रहा है, इसका मतलब हमारा गुलाम हो गया, हमारा नौकर हो गया, किसी के इशारों पे नाचना। ठीक है, और एन एसिड टेस्ट, सोने को एसिड टेस्ट पास करना होता था। ठीक है, उसके लिए अग्नि परीक्षा होती थी वो। ठीक है, तो किसी कठिन परीक्षा को पास कर लेना, किसी कठिन टास्क को पास कर लेना, ये हो गया। एंड आई फॉर एन आई, राजा क्या करता था, आंख के बदले में आंख, मतलब टिट फॉर टैट। एट वंस, एक ही झटके में, इमीडिएटली, इसका मतलब तुरंत, एट वंस तुरंत, इमीडिएटली। ए फ्लैश इन द पेन, बंदूक से याद रखना है, चिंगारी तो उठ गई लेकिन सफलता नहीं मिली। ठीक है, ए गुड हैंड, जिसके पास सब कुछ होता है पत्तों में, वो कैसा होता है, गुड हैंड, सब कुछ कर सकता है, स्किलफुल है वो। ठीक है, 18 हो गई। और ए हरकुलियन टास्क, हरकुलिस को कैसे काम मिलते थे, हरकुलिस को कठिन कार्य मिलते थे, इसका मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा कठिन। एट होम, घर पे कैसा महसूस करते हैं, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। ये 20 के 20 ईडीएम आपको याद है, इनमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पीछे वाले 10 ईडीएम भी देख लेना, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे बेटा, इससे बेटर नहीं करवा सकता मैं, जितना हो सकता है ना उतना 100% एफर्ट लगा रहा हूँ मैं। आपको भी केवल एक काम करना है, अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो हमारी मेहनत का भी ख्याल रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।